हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट साइकिल रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनका रिवीजन करते हैं एंड देन उसके बाद इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं उनको देखेंगे सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोजेक्ट साइकिल का मतलब है स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क टू क्रिएट एन एआई प्रोजेक्ट। इस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी टास्क परफॉर्म करते हैं वो स्टेप्स में परफॉर्म करते हैं। लाइक आपको किसी ट्रिप पर जाना है, कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करना है। इफ यू सी इन सभी टास्क में स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले आप डिसाइड करते हो एंड देन उसके बाद उससे रिलेटेड प्लानिंग करते हो। जैसे ट्रिप पर जाना है तो कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए स्टे करना है और क्या-क्या सामान आपको अपने साथ लेकर जाना है और वहां जाकर आपको क्या-क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, राइट। तो ये सब प्लानिंग आप पहले करते हो और उसके बाद इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हो। जब ट्रिप से वापस आते हो तो जैसे भी आपने एंजॉय किया उस ट्रिप का फीडबैक आप दूसरों से शेयर करते हो, राइट। इस तरीके से सभी एक्टिविटीज, सभी टास्क फेजेस में परफॉर्म होते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसी तरीके से किसी भी एआई प्रोजेक्ट और वी कैन से एआई मॉडल को क्रिएट करने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एआई मॉडल क्रिएट करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है, राइट। हाँ, बट प्रॉब्लम स्कोपिंग से पहले फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। या तो कोई कस्टमर आपके पास आएगा कि यू आर एन एआई इंजीनियर, हमारे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोई एआई सॉल्यूशन दे दो, राइट। इन दैट केस यू हैव अ प्रॉब्लम, बट समटाइम्स यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट अगर आप अपने आप से कोई एआई सॉल्यूशन क्रिएट करना चाहते हो किसी प्रॉब्लम के लिए तो आपको सबसे पहले वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। एंड इफ यू सी वी आर सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स। हमारे एनवायरमेंट में हमारे आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं बट कभी कभी हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो 17 एसडीजी यूएन ने डिफाइन करे हैं हम उनको देखें, क्योंकि ये 17 एसडीजी हमारे आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है उन सभी से रिलेटेड है। लाइक पावर्टी की प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम है, क्लीन वाटर की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, राइट। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आप लेकर उसके लिए कोई एआई सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये जो 17 एसडीजी गोल है ये 2015 में यूएन के सभी मेंबर्स ने, यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर्स ने इनको एस्टेब्लिश किया था और इन्होंने डिसाइड किया था कि 2030 तक इन सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव करना है, राइट। तो इफ यू वांट टू लुक फॉर द प्रॉब्लम यू कैन टेक एनी वन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। नाउ प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के बाद, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम, राइट। तो प्रॉब्लम को समझने के बाद उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है, तो वो हम प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज में करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल। नाउ प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया हमने, अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करना होता है, तो वो हमारी सेकेंड स्टेज होती है डेटा एक्विजिशन। नाउ जो डेटा इकट्ठा किया उसको एक्सप्लोर करना होता है, उसके अंदर पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स फाइंड आउट करने होते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन डिसाइड कर पाए। नाउ नेक्स्ट स्टेज में हम एआई मॉडल क्रिएट करते हैं, वी डेवलप एन एआई मॉडल, राइट। नाउ एआई मॉडल डेवलप करने के बाद नेक्स्ट स्टेज इज इवैल्यूएशन स्टेज। इसमें हमें टेस्ट करना है अपने एआई मॉडल को कि जो भी वो रिजल्ट दे रहा है क्या वो सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, राइट। तो दीज आर द 5 स्टेजेस, राइट। नाउ इन सभी स्टेजेस को हम डिटेल में देखते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेज इज प्रॉब्लम स्कोपिंग, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं एंड देन उसको डिफाइन करते हैं। अब प्रॉब्लम को समझने के लिए, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम 4W कैनवास का यूज करते हैं। नाउ 4W कैनवास में हम 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें ये प्रॉब्लम के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको समझ पाए। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं? फर्स्ट इज हु आर द स्टेक होल्डर्स, मतलब वो पर्सन कौन है जो इस प्रॉब्लम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या, क्या है इस प्रॉब्लम का नेचर और क्या ऐसे प्रूफ है, क्या एविडेंस है कि ये जो प्रॉब्लम बताई जा रही है ये रियली में एग्जिस्ट करती है या नहीं। एंड नेक्स्ट इज वेयर डज दिस प्रॉब्लम ऑकर्स, मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो रही है, कौन सी सिचुएशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किस कंटेक्स्ट में, किस लोकेशन पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये हम इस वेयर क्लॉज में फाइंड आउट करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व्ड,
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से किसे बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स हम इस वाई क्लोज में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। नाउ हमने 4W कैनवास को यूज करके जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट किए, उससे हमें प्रॉब्लम के सभी पैरामीटर्स आइडेंटिफाई हो गए, प्रॉब्लम कैसी है वो हमें समझ में आ गया, राइट। नाउ जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, अब उस प्रॉब्लम को समराइज भी करना होता है। तो उस प्रॉब्लम को समराइज करने के लिए हमारे पास एक टेम्पलेट है जिसे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट कहते हैं। इस टेम्पलेट को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को समराइज कर सकते हैं, मीन्स उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट में यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको फिल करना होता है, राइट। तो फर्स्ट फिलअप इज जो भी हमने हु कैनवास में फाइंड आउट किया उसका आंसर हमें यहाँ फिल करना है, राइट। तो यहाँ स्टेक होल्डर्स मेंशन करने हैं। नाउ नेक्स्ट में हमें प्रॉब्लम का नेचर फिल करना है कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, राइट। प्रॉब्लम का नेचर क्या है, राइट। सो प्रॉब्लम को यहाँ मेंशन करना है। नाउ नेक्स्ट में हमें प्रॉब्लम का कंटेक्स्ट और प्रॉब्लम कहाँ ओकर हो रही है, वो सिचुएशन, वो लोकेशन मेंशन करनी है। नेक्स्ट में हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से क्या बेनिफिट मिलेगा वो मेंशन करना है, राइट। सो जो वाई कैनवास में हमने आंसर्स फाइंड आउट किए थे उनको हमें यहाँ मेंशन करना है। तो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट जिसको यूज करके हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। क्लियर। नाउ प्रॉब्लम को समझने के बाद हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया यूजिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। नाउ अब हमें इस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करना है। तो दिस स्टेज इज नोन एज डेटा एक्विजिशन स्टेज। नाउ डेटा का मतलब क्या है, रो फैक्टर्स, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी प्रोसेस नहीं हुई है। तो जो भी डेटा, whether it would be image, it would be text, it would be audio, video, any chart, graph, right? So किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उसको हमें कलेक्ट करना है, राइट। नाउ आप जो भी डाटा कलेक्ट करो, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है, आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, तो इसी डाटा को हम यूज करेंगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो आप अगर गलत डाटा से मॉडल को ट्रेन कर दोगे तो वो मॉडल भी गलत रिजल्ट ही देगा, राइट। तो मॉडल की एफिशिएंसी के लिए, मॉडल सही प्रेडिक्शन करे, उसके लिए जो डाटा हम इकट्ठा करें दैट मस्ट बी रेलेवेंट टू अवर प्रोजेक्ट और दैट मस्ट बी ऑथेंटिक। उसमें कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वो ऑथेंटिक एंड रेलेवेंट होना चाहिए। नाउ डेटा से रिलेटेड दो टर्म्स हैं जिनको जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इज ट्रेनिंग डाटा। नाउ जितना भी डाटा हमने इकट्ठा किया है उसको हम यूज करते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए, राइट। तो जो डाटा मॉडल के अंदर फीड किया जाता है उसके ट्रेनिंग के टाइम पर उस डाटा को हम ट्रेनिंग डाटा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपको एक एआई मॉडल क्रिएट करना है जो एम्प्लॉइज की सैलरी प्रेडिक्ट करेगा, तो इस टाइप के मॉडल के लिए हम सैलरी से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करेंगे, राइट। तो ये जो सैलरी से रिलेटेड डाटा हमने इकट्ठा किया है, जो हम यूज करेंगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए, उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग डाटा, राइट। नाउ मॉडल जब तैयार हो जाता है, मॉडल जब बिल्कुल रेडी हो जाता है, उसके बाद हम मॉडल को इवेल्युएट करते हैं। तो इवेल्युएशन स्टेज पे हम मॉडल को टेस्ट करते हैं, राइट। उस टाइम पर हम कुछ डिफरेंट डाटा यूज करते हैं जो ट्रेनिंग डाटा से बिल्कुल अलग होता है, राइट। उस डाटा को हम बोलते हैं टेस्टिंग डाटा। नाउ ट्रेनिंग के टाइम पे आपने जो डाटा यूज किया है, अगर उसी डाटा को आप टेस्टिंग के टाइम पे यूज करोगे तो 99% चांसेस है कि मॉडल सही प्रिडिक्शन देगा, राइट। बट मॉडल की एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम ट्रेनिंग डाटा से डिफरेंट डाटा यूज करते हैं। ऐसा डाटा यूज करते हैं जो मशीन ने इससे पहले यूज ही नहीं किया, जो ट्रेनिंग के टाइम पे उसने देखा ही नहीं है, राइट। तो उस डाटा को हम बोलते हैं टेस्टिंग डाटा, राइट। सो ये टेस्टिंग डाटा मशीन की एफिशिएंसी चेक करने के लिए यूज होता है, राइट। नाउ यू हैव अंडरस्टूड एक एफिशिएंट एआई मॉडल को क्रिएट करने के लिए जो डाटा कलेक्ट करो दैट शुड बी रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक, राइट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड जो डाटा हम इकट्ठा करने जा रहे हैं दैट डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी शुड कलेक्ट ओनली ऑथेंटिक एंड रिलेवेंट डाटा, राइट। नाउ वी हैव टू कलेक्ट द डाटा, बट हमें किस टाइप का डाटा इकट्ठा करना है? ऑब्वियसली हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करेंगे, राइट। बट वो जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाटा है उसके फीचर्स क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है? एग्जाम्पल के लिए से हमें सैलरी प्रेडिक्शन का एआई मॉडल क्रिएट करना है, तो सैलरी प्रेडिक्शन में किस टाइप के डाटा की जरूरत पड़ती है? हमें प्रीवियस सैलरी की जरूरत पड़ेगी, हमें अगर इंक्रीमेंट है तो वो इंक्रीमेंट का परसेंटेज क्या है, किस मंथ में इंक्रीमेंट होता है, बोनस क्या है,
और भी डिफरेंट अलाउंस जो सैलरी में हर मंथ ऐड होते हैं, राइट। तो ये सभी एट्रीब्यूट्स हैं डाटा के। तो इन एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं डाटा फीचर्स, राइट। तो डाटा कलेक्ट करने से पहले हमें डाटा फीचर्स मेंशन करने हैं कि हमें किस टाइप का डाटा इकट्ठा करना है, राइट। अब हमने मेंशन कर दिया कि हमें किस टाइप का डाटा इकट्ठा करना है। नाउ वी हैव टू कलेक्ट द डाटा, बट डाटा कलेक्ट कहाँ से करना है? वी हैव डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डाटा। हम सर्वे करा सकते हैं, हम वेब स्क्रैपिंग टूल्स के थ्रू डिफरेंट वेबसाइट से डाटा स्क्रैप कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी वेबसाइट से डाटा स्क्रैप कर रहे हो वो वेबसाइट आपको अलाउ करे स्क्रैपिंग के लिए, राइट। सो परमिशन के बाद ही आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेंसर्स। हम सेंसर्स के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट सेंसर्स अवेलेबल हैं, लाइक आपको ह्यूमिडिटी कलेक्ट करनी है, एयर प्रेशर कलेक्ट करना है या फिर टेम्परेचर कलेक्ट करना है, तो ये सभी सेंसर्स अवेलेबल हैं। इन सेंसर्स को पुट करके आप एनवायरमेंट से डाटा इकट्ठा कर सकते हो। हम कैमरे के थ्रू पिक्चर्स कैप्चर करके, वीडियो कैप्चर करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। खुद पर्सनली ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। एपीआई के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इसके थ्रू हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। नाउ एपीआई के थ्रू एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर सकता है। लाइक एक गवर्नमेंट का वेदर पोर्टल है, आपको इससे डाटा कलेक्ट करना है, इससे डाटा मंगवाना है, से आपको प्रीवियस 3 इयर्स का टेम्परेचर चाहिए, तो अब आपको इस सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बट कैसे कम्युनिकेट करोगे? राइट। सो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये एक एपीआई क्रिएट करके रखते हैं, यानी ये एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट करके रखते हैं, राइट। सो जो भी इस गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर से डाटा मंगवाना चाहता है वो इस एपीआई से कम्युनिकेट करेगा। नाउ इस एपीआई से कम्युनिकेट करने के लिए वी ऑल्सो नीड एन एपीआई, राइट। तो हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे जो इस गवर्नमेंट की एपीआई से कम्युनिकेट करेगा, एंड जितना भी हमें डाटा चाहिए इस गवर्नमेंट वेबसाइट से वो डाटा ये एपीआई हमारे एपीआई को सेंड कर देगी, राइट। तो एपीआई के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ ये जो एपीआईज है कुछ फ्री होती है जिसमें आप फ्री में आप डाटा इस एपीआई से कम्युनिकेट करके मंगवा सकते हो, बट कुछ एपीआईज चार्ज भी करती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि चैट जीपीटी गूगल का डाटा यूज करता है, राइट। अब वो गूगल से डाटा एक्सेस करने के लिए एपीआई का यूज करता है, राइट। तो वहां पर जो भी ओपन एआई है ये लोग इस सर्विस के लिए गूगल को कुछ ना कुछ पैसे प्रोवाइड करते होंगे, तभी गूगल की एपीआई चैट जीपीटी की एपीआई को डाटा सेंड कर पाती है, राइट। सो हम एपीआई के थ्रू किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ कुछ गवर्नमेंट पोर्टल्स भी अवेलेबल हैं, इन वेबसाइट्स पर जाकर भी हम देख सकते हैं। डिफरेंट डाटा सेट्स अवेलेबल हैं, ये ओपन डाटा सेट्स हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज डाटा एक्सप्लोरेशन स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में हमने अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, उसको डिफाइन किया, समराइज किया। सेकेंड स्टेज में अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया, बट डाटा इकट्ठा करने से पहले हमने डाटा फीचर्स मेंशन किए, एंड देन डिफरेंट सोर्सेस से हमने डाटा कलेक्ट किया। हम सिस्टम मैप भी बनाते हैं डाटा एक्विजिशन स्टेज में, बट वी विल सी दैट इन डेटा साइंस चैप्टर। नाउ जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उस डाटा के अंदर से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम उस डाटा को एक्सप्लोर करते हैं, एनालाइज करते हैं, राइट। इस डाटा को एनालाइज करने के लिए हम इस डाटा को विजुअलाइज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि विजुअलाइज करने से हम इन ट्रेंड्स को, इन पैटर्न्स को हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, राइट। तो हम इस डाटा को विजुअलाइज करके देख सकते हैं। विजुअलाइज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, लाइक बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, राइट। इन टेक्निक्स के थ्रू हम ग्राफिकली डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो जब डाटा के अंदर पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स हम निकाल लेंगे यूजिंग द विजुअलाइजेशन टेक्निक्स और डिफरेंट एनालाइजिंग टेक्निक्स, देन हम अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मॉडल है जो सबसे बेस्ट सूट करेगा, राइट। नेक्स्ट, आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज कर सकते हो टू कम्युनिकेट योर डेटा विद अदर्स, राइट। सो जो भी आपने मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली है पैटर्न्स को फाइंड करके उनको कम्युनिकेट कर सकते हो अपनी कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, राइट, या बाकी प्रोजेक्ट मेंबर्स के साथ। हाँ, so this is the data exploration stage. Now next is modeling stage.
राइट। नाउ डाटा को एक्सप्लोर करने के बाद हम अपने मॉडल को डेवलप करते हैं, राइट। सो जो भी पैटर्न्स और ट्रेंड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उन पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को हम मैथमेटिक्स यूज करके एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं, राइट। नाउ एआई मॉडल्स टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक रूल बेस्ड मॉडल्स, एक लर्निंग बेस्ड मॉडल। लर्निंग बेस्ड मॉडल से पहले रूल बेस्ड मॉडल्स यूज होते थे, जिनमें डेवलपर प्री डिफाइंड रूल्स फीड करते थे। नाउ डेवलपर जब इन मॉडल्स को डिजाइन करता था, डेवलप करता था, उस टाइम पे ही ये रूल्स फीड कर दिए जाते थे, राइट। हाँ, ये मशीन्स उन्हीं रूल्स को फॉलो करके टास्क परफॉर्म करते थे, राइट। एग्जाम्पल के लिए डीप ब्लू, जो कि 1997 में बनाया गया था। ये ऐसा कंप्यूटर था जो चेस प्ले करता था। इसने उस टाइम पे जो चेस चैंपियन था गैरी कैस्परोव, उसको भी डिफीट कर दिया था। ये जो चेस गेम था, ये रूल बेस्ड मॉडल पे डेवलप हुआ था। मतलब इसके अंदर चेस के जितने भी रूल्स है वो फीड कर दिए थे एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में। ये उसको फॉलो करके देन अपनी मूव चलता था, राइट। तो ये भी एक रूल बेस्ड मॉडल है। इफ यू सी वन मोर एग्जांपल, जो चैटबॉट कस्टमर केयर में यूज होते हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द चैटबॉट रूल बेस्ड होते हैं। इफ यू से जब आप रूल बेस्ड चैटबॉट से बात करोगे, वो प्री डिफाइंड रूल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्सेशन करते हैं। से आपको अगर हिंदी में बात करनी है प्रेस 0, अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है प्रेस 1, राइट। सो इस टाइप से वो बात करते हैं। तो जो रूल बेस्ड मॉडल है वो इफ देन जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उस इफ देन स्ट्रक्चर पर डेवलप किए जाते हैं, राइट। तो इफ दिस देन दिस वुड बी परफॉर्म, राइट। तो ये रूल्स पहले से फीड कर दिए जाते हैं डेवलपर के थ्रू। तो ये जो रूल्स होते हैं, एक बार फीड कर दिए तो जब तक डेवलपर चेंज नहीं करता, तब तक ये मशीन इन्हीं रूल्स को फॉलो करके परफॉर्म करती है। इसकी वजह से जो भी ये टास्क परफॉर्म करते हैं वो स्टैटिक होता है, यानी उनमें कोई चेंज नहीं होता, यानी ये सेम टास्क बार बार परफॉर्म करते हैं, राइट। इस वजह से ये जो फ्लेक्सिबल सिचुएशंस होती हैं उनके लिए सुटेबल नहीं होते। नाउ नेक्स्ट इज लर्निंग बेस्ड मॉडल, जिसमें हम मशीन्स को डेटा से ट्रेन करते हैं, राइट। मशीन्स एक्सपीरियंस से सीखती है, जिसकी वजह से मशीन्स अडेप्टिव होती हैं, यानी जैसे सिचुएशन, जैसे डेटा में चेंज आता है, अगेन वो कुछ लर्न करके अपने आप को इम्प्रूव करती है, राइट। तो यहाँ पर मशीन्स इम्प्रूव करती हैं, अडेप्टिव होती हैं, राइट। नाउ लर्निंग बेस्ड मॉडल्स में हम जो मशीन्स को ट्रेन करते हैं, वो भी हम डिफरेंट तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। एक सुपरवाइज्ड वे में ट्रेन कर सकते हैं, अनसुपरवाइज्ड वे में ट्रेन कर सकते हैं, एंड रे इन्फोर्समेंट वे में हम मशीन्स को ट्रेन कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट लेट्स सी द सुपरवाइज्ड लर्निंग बेस्ड मॉडल्स। नाउ सुपरवाइज्ड लर्निंग बेस्ड मॉडल्स में भी हम मशीन्स को डेटा से ट्रेन करते हैं, बट इन मॉडल्स में जो हम मशीन्स को डेटा प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर वो जो डेटा होता है वो लेबल्ड डेटा होता है, राइट। जैसे मशीन्स को हमने ये शेप प्रोवाइड की, देन हमने इसका लेबल भी प्रोवाइड कर दिया कि ये जो शेप है ये रेक्टेंगल की है, राइट। सर्कल, देन दिस इज अ सर्कल, ये ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल, राइट। तो यहाँ मशीन को डेटा तो दे रहे हैं, डेटा का लेबल क्या है वो भी मशीन को बता रहे हैं, राइट। तो एक तरीके से मशीन को इनपुट एंड आउटपुट ये दोनों पेयर ट्रेनिंग के टाइम पर दिए जाते हैं। जब मशीन एक बार ट्रेन हो जाती है, उसके बाद जब मशीन को टेस्टिंग के लिए नया डाटा दिया जाता है, देन वो उस डाटा को रिकॉग्नाइज करके उसका लेबल रिजल्ट में प्रोवाइड कर सकती है, राइट। सुपरवाइज मॉडल्स को भी फर्दर टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। दीज आर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन मॉडल्स। अगर आप इस पिक्चर में देखें, हम मशीन को जब ट्रेन कर रहे हैं तो ये इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इस इमेज के नीचे इसका लेबल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। ये इमेज देन इसका लेबल, ये इमेज देन इसका लेबल। तो जब भी डाटा के साथ डाटा का लेबल प्रोवाइड किया जाता है, देन वो जो ट्रेनिंग होती है वो सुपरवाइज ट्रेनिंग होती है, राइट। तो ये सारा ट्रेनिंग डाटा है। जब मशीन एक बार ट्रेन हो जाएगी, तब हम मशीन को नया डाटा, अनसीन डाटा प्रोवाइड करेंगे, जिसे हम टेस्टिंग डाटा बोलते हैं। अब मशीन जब ट्रेन हो गई है, तो वो इस डाटा को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो डाटा है ये एप्पल का है, राइट। तो मशीन जो रिजल्ट दे रही है वो एक लेबल प्रेडिक्ट कर रही है। सो जो डाटा अभी टेस्ट हो रहा है कि ये डाटा कौन सा डाटा है, तो ये डाटा एप्पल का डाटा है, राइट। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि मशीन लेबल को प्रेडिक्ट कर सकती है। तो सुपरवाइज मॉडल्स प्रिडिक्शन पर्पस के लिए और क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए, मतलब डाटा को कैटेगराइज करने के लिए यूज हो सकता है, राइट। तो सुपरवाइज मॉडल को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन।
नाउ सुपरवाइज मॉडल टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। नाउ इन दोनों मॉडल्स को समझने से पहले आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वैल्यू को समझना पड़ेगा। नाउ डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब होता है एक स्पेसिफिक वैल्यू, राइट, और कॉन्टिन्यूस वैल्यू का मतलब जो एक रेंज में होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मेल एंड फीमेल, मेल एक स्पेसिफिक वैल्यू है, फीमेल एक स्पेसिफिक वैल्यू। अगर कोई मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि मेल है या फीमेल है, तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये डिस्क्रीट वैल्यू है, राइट। कॉन्टिन्यूस वैल्यू एक रेंज में होती है। इफ यू सी, अगर कोई मॉडल सैलरी को प्रेडिक्ट कर रहा है, राइट, तो सैलरी एक एम्प्लॉय की एक पर्टिकुलर रेंज में हो सकती है, राइट। सो वी कैन से जो प्रीवियस सैलरी है या उसकी जो नेक्स्ट सैलरी होगी वो कनेक्टेड होगी एक दूसरे से, राइट, वो एक रेंज में होगी। कुछ पैरामीटर्स में चेंज करके देन वो सैलरी जनरेट हो रही होगी, राइट। इसी तरीके से प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, हाइट ऑफ अ पर्सन, राइट, जो वैल्यूज एक रेंज में होती हैं दे आर कॉन्टिन्यूअस, राइट। नाउ सुपरवाइज मॉडल, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो चाहे वो रिग्रेशन मॉडल हो, नाउ ये दोनों टाइप के मॉडल्स लेबल्ड डेटा पर ही ट्रेन होते हैं, यानी डेटा और प्लस उसके साथ जो लेबल है वो ट्रेनिंग के टाइम पे प्रोवाइड किया जाता है, राइट। बट क्लासिफिकेशन मॉडल ट्रेन होने के बाद सिर्फ जो डेटा है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी उसकी सिर्फ एक डिस्क्रीट वैल्यू ही रिजल्ट में दे सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ईमेल के अंदर जो स्पैम फिल्टर होता है, स्पैम फिल्टर क्या करता है, या तो वो टेक्स्ट के बेसिस पे बताता है कि ये ईमेल स्पैम है या फिर ये स्पैम नहीं है। तो वो दो कैटेगरी डिफाइन कर रहा है, या तो स्पैम है या स्पैम नहीं है, यानी वो क्लासिफाई कर रहा है टेक्स्ट के बेसिस पे। सो ईमेल फिल्टर क्लासिफिकेशन मॉडल है। इसी तरीके से अगर हम रिग्रेशन मॉडल की बात करें, रिग्रेशन मॉडल जो रिजल्ट देते हैं ट्रेनिंग के बाद, वो जो रिजल्ट होता है वो कॉन्टिन्यूअस टाइप का होता है, राइट। नाउ इन दोनों चार्ट्स को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर डेटा और उसका लेबल हम ट्रेनिंग के टाइम पे मशीन को दे रहे हैं, राइट। सो डेटा यहाँ पर फ्रूट का वेट है और वो फ्रूट कौन सा है, एप्पल है, ये उसका लेबल है, राइट। तो अगर 150 ग्राम है तो एप्पल है, 160 ग्राम है देन अगेन वो एप्पल है, अगर 120 ग्राम है देन वो ऑरेंज है, राइट। तो अगर इस डेटा को हम प्लॉट करें चार्ट में, तो लेट्स सी ये 110 है, ये 120 है, राइट, 130 एंड सो ऑन। तो अगर हम फर्स्ट प्लॉट करें, एप्पल 150 ग्राम का है, तो इफ यू सी एप्पल 150 यहाँ आएगा, तो हमने एप्पल को प्लॉट किया, उसके बाद एप्पल अगेन 160 पर, देन ऑरेंज 120, देन अगेन ऑरेंज 130, राइट, एंड 180 ग्राम का अगेन एप्पल है, राइट, ऑरेंज 110 ग्राम का है, राइट। नाउ प्लॉट करने के बाद देखा जितने भी फ्रूट्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं, राइट। ये ऑरेंज है एंड ये एप्पल है, राइट। तो ये क्लासिफाइड कर रहा है डेटा को। तो जब हम 130 ग्राम डेटा डालेंगे देन वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये ऑरेंज होगा, राइट, क्योंकि 130 तक का जितना भी डेटा है वो ऑरेंज का है और 130 से अबाव का जो डेटा है वो सारा का सारा एप्पल का है, राइट। सो टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर दिया है इस क्लासिफिकेशन मॉडल ने। तो क्लासिफिकेशन मॉडल का चार्ट इसलिए कुछ इस टाइप का दिखता है, राइट। नाउ इस रिग्रेशन चार्ट को समझने के लिए आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल। इसमें स्टूडेंट के स्टडी आवर्स हैं, देन उन्होंने कितना स्कोर किया वो है। तो इफ यू सी ये डेटा है एंड देन ये उसका लेबल है, यानी मशीन को ट्रेनिंग के बाद अगर उससे पूछा जाए कि अगर 6 आवर्स स्टडी करते हैं तो कितना स्कोर होगा, देन वो बता सकती है 95 स्कोर होगा। तो ये जो लेबलिंग मशीन दे रही है, जो प्रेडिक्शन मशीन कर रही है, ये इफ यू सी ये किसी कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये सारा कोर्स है, राइट। तो ये सारे मार्क्स हैं और सभी मार्क्स एक जैसे हैं, बट इन सभी मार्क्स को एक रेंज में डिफाइन किया जा सकता है। तो अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो कुछ चार्ट इस टाइप का दिखेगा। दिस इज, ये अगर 1 आवर्स पढ़ते हैं तो 50 स्कोर होता है, 2 आवर्स पढ़ते हैं तो 60 स्कोर होता है, 3 आवर्स पढ़ते हैं तो 70 स्कोर होता है, राइट। तो ये डिफरेंट स्कोर्स को प्लॉट किया गया है।
राइट नाउ इन सभी स्कोर को मैप किया जा सकता है एक रिग्रेशन लाइन के थ्रू, जो ये हमें बता रही है कि जैसे जैसे स्टडी आवर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट्स का स्कोर्स भी बढ़ रहा है, राइट। तो ये एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू है। तो यहाँ पर जो रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। तो रिग्रेशन मॉडल कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं और क्लासिफिकेशन मॉडल डिस्क्रीट वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, राइट। तो रिग्रेशन मॉडल को प्रिडिक्शन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है एंड क्लासिफिकेशन मॉडल को क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, राइट। नाउ लेट्स सी द अनसुपरवाइज्ड मॉडल। नाउ अनसुपरवाइज्ड मॉडल में जिस डाटा से मशीन को ट्रेन करते हैं उस डाटा में लेबलिंग नहीं होती, यानी मशीन को सिर्फ डाटा प्रोवाइड किया जाता है, राइट। नाउ मशीन अपने आप इस डाटा के फीचर्स को चेक करके इसमें पैटर्न्स फाइंड आउट करती है। नाउ इन पैटर्न्स के बेसिस पे मशीन्स क्लस्टरिंग कर सकती है, मींस ग्रुपिंग कर सकती है, राइट। सो जो एक जैसा डाटा दिखाई दिया उसका एक ग्रुप बना दिया, राइट। जैसे यहाँ पर एप्पल्स का एक ग्रुप बना है और यहाँ पर लेमन और ऑरेंजेस का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है तो उसका एक अलग ग्रुप बना दिया, राइट। तो यहाँ पर फीचर्स के बेसिस पे मशीन क्लस्टरिंग कर रही है, राइट। नाउ एग्जाम्स में इस तरीके से आपको चार्ट दिखाकर पूछा जा सकता है कि किस टाइप का मॉडल है, राइट। सो अगर मॉडल में ट्रेनिंग के टाइम पर अनलेबल्ड डाटा यूज हुआ है, यानी उसमें कोई लेबलिंग नहीं की, दैट मीन्स वो मॉडल अनसुपरवाइज्ड मॉडल है, राइट। नाउ अनसुपरवाइज्ड मॉडल्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। Now let's understand these unsupervised learning models. Now unsupervised learning models में जिस डाटा से हम मशीन्स को ट्रेन करते हैं, whether it's a clustering model और it's a dimensionality reduction model, उस डाटा के अंदर लेबल नहीं होता, यानी अनलेबल्ड डाटा प्रोवाइड करते हैं, मींस मशीन को सिर्फ डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो अब मशीन डाटा के अंदर पैटर्न्स फाइंड आउट करती है, राइट। नाउ ये जो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती है हो सकता है वो डेवलपर के नॉन पैटर्न्स हो, जो डेवलपर जानता है कि इस टाइप के पैटर्न्स इस डाटा में से निकले जा सकते हैं, या फिर मशीन कुछ यूनिक पैटर्न्स भी फाइंड आउट कर सकती है, राइट। नाउ अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लस्टरिंग मॉडल क्या करता है कि जो भी पैटर्न्स आइडेंटिफाई हुए हैं, अब उन पैटर्न्स के बेसिस पे जो सिमिलर पैटर्न्स हैं उनको यूज करके उस डाटा की ग्रुपिंग कर सकते हैं, राइट। लाइक यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, डिफरेंट फ्रूट से मशीन को ट्रेन किया गया, राइट। अब मशीन ने इस डाटा में डिफरेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए, डिफरेंट फीचर्स आइडेंटिफाई किए, उसके बेसिस पे जिस डाटा के सिमिलर फीचर्स थे उनकी एक ग्रुपिंग कर दी, राइट। ऐसे ही बनानास की अलग ग्रुपिंग करी एंड मैंगोज की अलग ग्रुपिंग की, राइट। तो क्लस्टरिंग क्या करता है, जो सिमिलर पैटर्न्स होते हैं यानी जिस डाटा के फीचर्स सिमिलर दिखते हैं उसकी ग्रुपिंग करता है क्लस्टरिंग मॉडल, राइट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स में होता है, तो जो भी यूजर्स के लाइक्स हैं, जैसे कि कोई एक्शन मूवी देख रहा है, कोई कॉमेडी मूवी देख रहा है, तो जितने भी यूजर्स एक्शन मूवी देख रहे हैं उनकी एक अलग ग्रुपिंग कर रहा है, राइट। सो जब भी कोई एक्शन मूवी से रिकमेंड करनी होती है तो उस वो पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी यूजर्स हैं उनको एक साथ रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। राइट, सो यहाँ पर रिकमेंडेड सिस्टम्स में क्लस्टरिंग मॉडल्स यूज होते हैं, राइट। नाउ डायमेंशनल रिडक्शन मॉडल्स क्या करता है, जितने भी फीचर्स उसने एक्सट्रैक्ट किए हैं, जितने भी फीचर्स उसने आइडेंटिफाई किए, नाउ इन फीचर्स को रिड्यूस करके सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए चाहिए, सिर्फ उन्हीं फीचर्स को रखता है और बाकी सारे फीचर्स को हटा देता है, राइट। तो इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स, फीचर्स का मतलब है डायमेंशंस, राइट। उस डाटा के डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट फीचर्स जो उसने एक्सट्रैक्ट किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं डाटा में से, उनको रिड्यूस करके सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उनको ही रखता है, राइट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक इमेज को कंप्रेस करना है, राइट। नाउ इस इमेज को इस मॉडल ने प्रोसेस किया, अब प्रोसेस करने के बाद थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स एक इमेज में होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया, राइट। नाउ कंप्रेस करने के लिए सिर्फ वो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स जिनकी वजह से वो इमेज बिल्कुल सेम ओरिजिनल इमेज जैसे दिखे उनको रखेगा और बाकी के जितने भी फीचर्स हैं उनको रिमूव कर देगा, राइट, ताकि वो कंप्रेस्ड इमेज में चेंज हो पाए। और इफ यू टेक वन मोर एग्जांपल, जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम में इफ यू सी जो वॉइस होती है उसमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं,
राइट, उसमें टोन है, बेस है, वर्ड्स यूज हो रहे हैं, बैकग्राउंड नॉइज है। नाउ वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम इस फीचर्स में से जो एक्स्ट्रा फीचर्स है उनको रिमूव करेगा, ओनली जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि वर्ड्स है और टोन है, सिर्फ उनको यूज करके उस डाटा को अंडरस्टैंड करके देन क्विकली रिस्पॉन्ड करता है, राइट। तो यहाँ पर भी डायमेंशनलिटी रिडक्शन का यूज करके डाटा के अंदर से जो एक्स्ट्रा फीचर्स है उनको रिमूव करके इंपॉर्टेंट फीचर्स को ही रखा गया है, राइट। तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम में उस वॉइस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका क्विकली रिस्पॉन्स देने के लिए उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो डायमेंशनलिटी रिडक्शन को यूज करके रिमूव कर दिए जाते हैं। ओनली जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिनसे वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड की जा सके उनको ही रखा जाता है, बाकी फीचर्स को रिमूव कर दिया जाता है, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज इवैल्यूएशन स्टेज, राइट। सो वी हैव अंडरस्टूड कि मॉडलिंग स्टेज पे हम मशीन को ट्रेन करते हैं। तो मशीन को ट्रेन करने के दो तरीके हैं, रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड, राइट। रूल बेस्ड में फिक्स्ड रूल्स फीड करते हैं, मशीन उन रूल्स को फॉलो करके टास्क परफॉर्म करते हैं। बट लर्निंग बेस्ड मॉडल में हम मशीन को ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के तीन तरीके बताए थे, एक सुपरवाइज्ड, एक अनसुपरवाइज्ड और तीसरा था रीइंफोर्समेंट। नाउ सुपरवाइज्ड वी हैव अंडरस्टूड जिसमें डेटा के साथ उसका लेबल भी ट्रेनिंग के टाइम पर प्रोवाइड किया जाता है, राइट। ट्रेनिंग के बाद मशीन उस डेटा का लेबल प्रेडिक्ट कर सकती है, लेबल रिजल्ट में बता सकती है, राइट। अनसुपरवाइज्ड वो मॉडल्स हैं जिसमें मशीन को सिर्फ डेटा प्रोवाइड किया जाता है। नाउ मशीन ट्रेनिंग के बाद इस डेटा के अंदर फीचर्स फाइंड आउट करती है, पैटर्न्स फाइंड आउट करती है। थर्ड इज रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम मशीन्स को कुछ बेसिक रूल्स फीड करते हैं, देन वो मशीन एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके सीखती है। जब वो मशीन एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करती है तो उसे कुछ रिवार्ड मिलता है, कुछ एक्शंस पे और कुछ एक्शन पे पेनल्टी मिलती है, राइट। तो जब भी मशीन को पेनल्टी मिलती है देन वो मशीन लर्न करती है कि जिस एक्शन पे उसे पेनल्टी मिली है उस एक्शन को दोबारा से परफॉर्म नहीं करना। और जब भी मशीन को रिवार्ड मिलता है तब उसे समझ में आता है कि ये एक्टिविटी उसने सही की है, वो एक्शन वो दोबारा परफॉर्म कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको चेस खेलना नहीं आता तो स्टार्टिंग में आपको बेसिक रूल्स बताए जाते हैं, उसके बाद जब आप चेस खेलते हो तो स्टार्टिंग में आप हारते हो, जब आप हारते हो तो उससे आप सीखते हो कि हाँ इस टाइप के मूव्स मुझे नहीं लेने, इससे मैं हार जाता हूँ, राइट। एंड धीरे धीरे आप ये भी चेक करते हो कि सामने वाले पार्टी ये वाली मूव लेती है, इस वजह से वो जीतती है, तो उससे आप लर्न करते हो, राइट। तो इस तरीके से धीरे धीरे कुछ मंथ्स के बाद आप चेस खेलना सीख जाते हो, राइट। तो इसी तरीके से रीइंफोर्समेंट लर्निंग में भी मशीन्स एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके सीखती है, राइट। तो इन तीनों में से किसी भी वे में हम मशीन को ट्रेन कर सकते हैं। मशीन ट्रेन होने के बाद हमारा मॉडल तैयार हो जाता है। जब मॉडल तैयार हो जाता है अब हमें उस मॉडल की एफिशिएंसी चेक करनी है, राइट, उस मॉडल को टेस्ट करना है, वो हम करते हैं इवैल्यूएशन स्टेज में, राइट। तो इवैल्यूएशन स्टेज में हम मॉडल की एफिशिएंसी एंड उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या हमने एक अच्छा मॉडल तैयार किया है या फिर हमारा जो मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है वो बिल्कुल गलत प्रेडिक्शन दे रहा है, राइट। तो वो हमें इवैल्यूएशन स्टेज पर पता चलता है। और इवैल्यूएशन स्टेज पे जिस डाटा से हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं उस डाटा को हम बोलते हैं टेस्टिंग डाटा, राइट। तो डाटा एक्विजिशन स्टेज में जितना भी डाटा हमने कलेक्ट किया था उस डाटा में से थोड़ा सा डाटा हम अलग रख देते हैं ताकि हम उसे टेस्टिंग के टाइम पर यूज कर पाए, राइट। सो ये टेस्टिंग डाटा बिल्कुल डिफरेंट होता है ट्रेनिंग डाटा से, राइट, ये अनसीन डाटा होता है, राइट। नाउ मॉडल को टेस्ट करने के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम मॉडल की एफिशिएंसी चेक करते हैं, राइट। सो एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल एंड एफएन स्कोर, वी विल लर्न ऑल ऑफ these parameters in the evaluation chapter, right. So this is the evaluation stage जिसमें हम इन सभी पैरामीटर्स को यूज करके मॉडल की एफिशिएंसी चेक करते हैं, राइट। और जिस डाटा को हम यूज करते हैं उस डाटा को हम टेस्टिंग डाटा कहते हैं और ये टेस्टिंग डाटा ट्रेनिंग डाटा से डिफरेंट होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज न्यूरल नेटवर्क। नाउ ये न्यूरल नेटवर्क हमारे ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करके बनाए गए हैं। जैसे हमारे ब्रेन में डिफरेंट न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, तो जो भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है हमारे ब्रेन में इन न्यूरॉन से पास होकर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होकर देन वो इंफॉर्मेशन फाइनली प्रोसेस होती है, राइट। उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क में भी डिफरेंट नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
न्यूरॉन्स की तरह ही इस नेटवर्क में नोड्स हैं, ये नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं डिफरेंट लेयर्स में, राइट। न्यूरल नेटवर्क में जो फर्स्ट लेयर होती है दैट इज इनपुट लेयर, इसमें जितनी भी नोड्स होती हैं उनका काम होता है डेटा कलेक्ट करने का, राइट। नाउ डेटा कलेक्ट करने के बाद इनपुट लेयर में जितनी भी नोड्स हैं वो डेटा को हिडन लेयर को पास करती है, राइट। नाउ ये हिडन लेयर्स एक भी हो सकती है और मल्टीपल हिडन लेयर्स भी हो सकती है। इन हिडन लेयर्स का काम होता है डेटा को प्रोसेस करने का, राइट। तो इसमें ये जो नोड्स हैं ये प्रोसेसिंग नोड्स हैं, तो जो भी इनपुट लेयर नोड से इन्हें डाटा मिला है ये उनको प्रोसेस करती हैं। प्रोसेस करने के बाद अगर कोई नेक्स्ट हिडन लेयर है देन उसको वो पास करती हैं, अगर और भी कोई हिडन लेयर है देन वो उसको पास करती हैं। तो जो लास्ट हिडन लेयर्स है वो डाटा को आउटपुट लेयर को पास करती हैं। आउटपुट लेयर का काम होता है रिजल्ट को यूजर को प्रोवाइड करना, राइट। सो यूजर को सिर्फ इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर ही विजिबल होती है, ये जो हिडन लेयर होती हैं ये यूजर से हिडन रहती हैं, राइट। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हिडन लेयर्स। और ये हिडन लेयर्स जितनी ज्यादा होती हैं उतना ही नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, उतना ही लार्ज न्यूरल नेटवर्क बनता चला जाता है, राइट। इफ यू सी दिस चार्ट, जितना न्यूरल नेटवर्क बड़ा होगा उतना ही उसका परफॉर्मेंस हाई होगा। यू कैन सी ये स्मॉल न्यूरल नेटवर्क है, देन ये मिडल एंड देन ये लार्ज न्यूरल नेटवर्क। जैसे जैसे न्यूरल नेटवर्क लार्ज होता जा रहा है वैसे ही वो उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, यानी उसका परफॉर्मेंस बढ़ता जा रहा है, राइट। ये भी लास्ट ईयर या फिर इस साल का जो सैंपल पेपर है उसमें इस चार्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस चार्ट को बताया गया है एंड देन एक फिलअप आपको फिल करने के लिए आया हुआ है। दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड दिस चार्ट हियर। नाउ लेट्स सी सम फीचर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले ये ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है। सेकेंड, ये ऑटोमेटिकली फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है विदाउट द इनपुट फ्रॉम द प्रोग्रामर। तो इसका मतलब इससे पहले जितने भी लर्निंग मॉडल्स यूज होते थे उसमें जो भी फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं वो प्रोग्रामर यानी वो जो डेवलपर है वो उस मॉडल के अंदर पहले से ही एल्गोरिदम में फीड कर देता है कि इस डाटा में से इस टाइप की फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, राइट। देन वो मॉडल्स फिर उस टाइप के फीचर्स उस डाटा में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट न्यूरल नेटवर्क के यूज से अब ये जो फीचर्स हैं अपने आप न्यूरल नेटवर्क एक्सट्रैक्ट कर लेता है, नहीं अब प्रोग्रामर्स को स्पेसिफिकली एल्गोरिथम्स में इन फीचर्स को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड नेक्स्ट इज एवरी नोड इन न्यूरल नेटवर्क इज एन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो जो नोड है इस न्यूरल नेटवर्क में इसमें एक मशीन एल्गोरिथम यूज हुआ है, राइट। देन वो डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, तो ईच नोड इज एन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। और हम न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस करने के लिए, राइट। तो न्यूरल नेटवर्क ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करते हैं, ये डेटा में से ऑटोमेटिकली फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये लार्ज डेटा सेट्स को प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट साइकिल। नाउ लेट्स सी सम PYQs, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर 2024 के एग्जाम में आया था। Each of the following contributes to the efficiency of an AI project. तो प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी के लिए जो ट्रेनिंग डाटा है दैट मस्ट बी रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक, तो बी वुड बी द आंसर। सेकंड, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमें बतानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देयर आर 4 लेयर्स इन न्यूरल नेटवर्क, ये गलत है। न्यूरल नेटवर्क में 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज इनपुट लेयर्स, सेकंड आर हिडन लेयर्स, वो मल्टीपल हो सकती हैं, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, राइट। एंड थर्ड इज द आउटपुट लेयर, राइट। सो 3 लेयर्स होती है न्यूरल नेटवर्क में और जो फर्स्ट लेयर होती है वो इनपुट लेयर होती है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो बी आंसर होगा इसमें। ड्यूरिंग डेटा एक्विजिशन फीडिंग प्रीवियस डेटा इनटू द मशीन, तो प्रीवियस डेटा को हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग डेटा। नाउ नेक्स्ट इज इन द AI प्रोजेक्ट साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्कोपिंग होती है, देन डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग एंड इवेल्युएशन, राइट। तो ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इस ग्राफ को देखकर हमें ये फिल करना है। तो इफ यू सी डैश द न्यूरल नेटवर्क बेटर द परफॉर्मेंस, तो वी कैन सी परफॉर्मेंस उतना ही बेटर होगा जितना न्यूरल नेटवर्क बड़ा होगा, तो लार्जर द न्यूरल नेटवर्क बेटर द परफॉर्मेंस, राइट। नाउ ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आया था। रिग्रेशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द सुपरवाइज्ड मॉडल। सुपरवाइज्ड मॉडल के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है क्लासिफिकेशन, राइट, दूसरा होता है रिग्रेशन।
तो रिग्रेशन इसका एक टाइप है, यस, वेयर डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लेबल्स एंड डेटा नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। तो रिग्रेशन में तो कॉन्टिन्यूअस होता है, यहाँ पर नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी गलत है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज विच फॉर्म ऑफ द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डज द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट। तो इस डायग्राम से कौन सा अनसुपरवाइज्ड मॉडल शो हो रहा है? इफ यू सी अनसुपरवाइज्ड मॉडल टू टाइप्स के होते हैं, एक तो क्लस्टरिंग एंड दूसरा होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही क्लस्टरिंग मॉडल दिया हुआ है, राइट। डायमेंशनलिटी रिडक्शन तो दिया ही नहीं हुआ, तो ऑब्वियस है ये क्लस्टरिंग मॉडल होगा। वैसे भी हम देखकर बता सकते हैं यहाँ पर 2 क्लस्टर बनाए हुए हैं, राइट, तो ये क्लस्टरिंग मॉडल है। नाउ ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, डैश रिफर टू द टाइप ऑफ द फीचर दैट वी वांट टू कलेक्ट। तो कलेक्ट करते समय हम टाइप ऑफ डेटा देखते हैं, उस टाइप ऑफ डेटा को हम डेटा फीचर कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये फीचर्स मेंशन है बट टाइप ऑफ डेटा होना चाहिए, तो उनको हम डेटा फीचर कहते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो फर्स्ट इज इट कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ 2 मॉडल्स। तो 2 मॉडल्स की तो कोई बात नहीं कही गई न्यूरल नेटवर्क पे। नाउ नेक्स्ट इज इट इज यूजफुल विद स्मॉल डेटा सेट। नो, ये लार्ज डेटा सेट्स के लिए यूज होता है। थर्ड इज दे आर मॉडल्ड ऑन ह्यूमन ब्रेन्स। हाँ, ये सही है, दिस इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट इज दे नीड ह्यूमन इंटरवेंशन। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। न्यूरल नेटवर्क अपने आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ जो ऑप्शन सी है वही करेक्ट है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, द 4Ws प्रॉब्लम कैनवास हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द की एलिमेंट्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, राइट। राइट, सो 4W कैनवास से हम जो प्रॉब्लम से रिलेटेड की एलिमेंट्स है उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, राइट। तो नाउ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ द प्रॉब्लम कैनवास। इफ यू रिमेंबर 4W कैनवास में हम 4 टाइप के क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इज who is the stakeholders, right? Next is what is the problem, and third is where does the problem exist, where does it occur, right? And fourth is why it needs to be solved, right? So if we see इनमें कहीं पर भी when का यूज नहीं हुआ है, so this is the answer. Now ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, Rajat has made a model which predicts the performance of Indian cricket players in upcoming matches. He collected the data of players' performance with respect to the stadium, bowlers, opponent team and health, right? तो player से related data इसने इकट्ठा किया. His model works with the good accuracy and precision value, right? तो इसका मॉडल अच्छा काम कर रहा है. Which of the statement given below is incorrect? कौन सी statement incorrect है? First statement is data gathered with respect to stadium, bowlers, opponent team and health is known as testing data. तो ये गलत है. इस डेटा को हम बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा, राइट। हम बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। डेटा गिवन टू एन एआई मॉडल टू चेक द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज टेस्टिंग डेटा। तो एक्यूरेसी चेक करने से मतलब है हम मॉडल की एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं, मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो उस टाइम पर जो डेटा यूज होता है उसे हम टेस्टिंग डेटा ही बोलते हैं। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा आर एक्वायर्ड इन द डेटा एक्विजिशन स्टेज, राइट। क्योंकि डेटा एक्विजिशन स्टेज पे जितना भी डेटा कलेक्ट होता है उसमें से हम 80% डाटा ट्रेनिंग के लिए रख लेते हैं और जो 20% डाटा है वो टेस्टिंग के लिए रख लेते हैं, राइट। तो ये दोनों डाटा एक्विजिशन स्टेज पर ही कलेक्ट होता है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग डाटा इज ऑलवेज लार्जर एज कंपेयर टू टेस्टिंग डाटा। यस, क्योंकि हम ज्यादा डाटा से मशीन को ट्रेन करते हैं, राइट। एंड जो डाटा टेस्टिंग के लिए यूज होता है वो ट्रेनिंग डाटा से कम होता है, राइट, क्योंकि हम सिर्फ मशीन की एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। अब ये दोनों क्वेश्चंस 2023 के एग्जाम में आए हैं। अंडर डैश वन लुक्स एट वेरियस पैरामीटर्स व्हिच अफेक्ट द प्रॉब्लम वी विश टू सॉल्व एज दिस वुड मेक मैनी लाइफ्स बेटर, राइट। सो हम वेरियस पैरामीटर्स को देखते हैं जो प्रॉब्लम को अफेक्ट कर रही है, जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये हम कौन सी स्टेज में देखते हैं? ये हम प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज में देखते हैं, राइट। डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड कि हम डाटा एक्विजिशन स्टेज में डिफरेंट डाटा फीचर्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक फार्मर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके लिए एक एआई सॉल्यूशन क्रिएट करना है, बट वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम के पैरामीटर्स कौन से हैं। जब हम उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं तब हम उन सभी पैरामीटर्स को देखते हैं जो उसकी प्रॉब्लम को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्कोपिंग आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज इन दिस लर्निंग मॉडल द डेटा सेट व्हिच इज फेड टू द मशीन इज लेबल्ड। तो जिस भी लर्निंग मॉडल में लेबल्ड डाटा होता है वो सुपरवाइज्ड मॉडल होता है। का आंसर सुपरवाइज्ड लर्निंग
मॉडल होगा, राइट। नाउ 4W प्रॉब्लम कैनवास इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, मॉडलिंग या इवैल्यूएशन। वी ऑल नो दिस आंसर। प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज पे हम प्रॉब्लम को समझते हैं और प्रॉब्लम को समझने के लिए हम 4W कैनवास यूज करते हैं, राइट। Second is it refers to the supervised learning algorithm which can cluster the unknown data according to the patterns. तो अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका क्लस्टरिंग और दूसरा होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, राइट। तो अब इन दोनों में से कौन सा मॉडल है जो क्लस्टर करता है? क्लस्टरिंग मॉडल, तो सी वुड बी द आंसर, राइट। राइट नाउ 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। लास्ट ईयर 2024 में आया था ये क्वेश्चन। फॉर ए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेडिक्टिंग डिजीज आउटब्रेक्स एंड एफिशिएंटली एलोकेटिंग रिसोर्सेज थ्रू द एनालिसिस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स, राइट। यानी जब भी डिजीज आउटब्रेक हो उस डिजीज के बेसिस पे एफिशिएंटली रिसोर्सेज को एलोकेट किया जा सके, राइट। और ये जो डिजीज प्रेडिक्शन है वो होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड्स। Now for this, would you recommend using supervised learning or unsupervised learning as a preferred machine learning approach? Explain choice briefly. Now हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी मशीन लर्निंग अप्रोच बेटर रहेगी इस पर्टिकुलर टास्क के लिए। इफ यू रिमेंबर सुपरवाइज लर्निंग बेस्ड मॉडल में हम लेबल के बेसिस पर डेटा को ट्रेन करते हैं, राइट। तो डेटा भी देते हैं साथ में उसका लेबल भी देते हैं, राइट। तो इफ यू सी इस एग्जाम्पल में हमें डिजीज प्रिडिक्ट करनी है, तो यहाँ पर लेबल क्या है, डिजीज कौन सा है, राइट। और डेटा क्या है, मेडिकल रिकॉर्ड्स। इन दोनों से मशीन को ट्रेन किया जाएगा और जब मशीन ट्रेन हो जाएगी तो मशीन मेडिकल रिकॉर्ड्स की हिस्ट्री देखकर नाउ मशीन बता सकती है कि ये कौन सा डिजीज है, राइट। तो इस केस में सुपरवाइज लर्निंग अप्रोच यूज होगी, राइट। नाउ ये बताने के बाद आप सुपरवाइज लर्निंग को एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। सो दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन. Now next is Sirisha and Divisha want to make a model which will organize the unlabeled data, right? यहाँ पर unlabeled data है, input data into groups में divide करना है, right? Which learning model should they use and why? Unlabeled data जहाँ पे use होगा unsupervised learning use होगी, right? Now unsupervised learning भी दो types की है, एक clustering और एक dimensionality reduction. Now अगर मॉडल ग्रुप्स में डाटा को डिवाइड कर रहा है यूजिंग द फीचर्स, यानी सिमिलर फीचर्स की ग्रुपिंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्लस्टरिंग मॉडल है, राइट। तो क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज मॉडल यूज होगा एंड देन आप क्लस्टरिंग सुपरवाइज मॉडल को एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। नाउ अगेन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो डायमेंशनल रिडक्शन मतलब इस मॉडल में मशीन जितने भी डाटा फीचर्स वो एक्सट्रैक्ट करती है उसको देन रिड्यूस करती है, राइट। यानी डाटा का जो डायमेंशन है उसको कम करती है, राइट। और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको ही रखती है, राइट। बाकी जो अननेसेसरी फीचर्स है उनको रिड्यूस करती है ताकि वो डाटा के डायमेंशन को कम कर पाए, राइट। तो इसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो और एक्सप्लेन करने के बाद इसके एग्जांपल दे सकते हो। एग्जांपल में वी कैन सी किसी भी इमेज को अगर कंप्रेस करना हो, राइट, उसमें भी डायमेंशंस कम करके सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उनको रखा जाता है ताकि वो ओरिजिनल इमेज जैसे ही दिखे, राइट। और इवन वॉइस एंड इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम में भी क्विकली वॉइस को अंडरस्टैंड करने के लिए और इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए मशीन जो अननेसेसरी फीचर है उसको रिमूव करके जो सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स है उनसे ही इमेज को रिकॉग्नाइज कर सकती है, वॉइस में जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड कर सकती है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड डिस्कस ब्रीफली, राइट। सो यहाँ पर हम इवैल्यूएशन स्टेज को ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी चेक करने के लिए यूज होती है और इसमें हम टेस्टिंग डाटा का यूज करते हैं, राइट। सो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे इवैल्यूएशन किया जाता है, लाइक एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, एफएन स्कोर, राइट। तो ये सब आप 2 नंबर में मेंशन कर सकते हो। And now next is what role does data play in AI based applications? Name any 2 sources of online data collection for building any AI based application. तो यहाँ पर हमें डाटा की इंपॉर्टेंस बतानी है। पहले डाटा को एक्सप्लेन कर सकते हो डाटा क्या होता है, उसके बाद AI बेस्ड सिस्टम्स के बारे में बता सकते हैं कि AI बेस्ड सिस्टम्स को जो डाटा कलेक्ट होता है उस पर ट्रेन किया जाता है और वो डाटा ऑथेंटिक एंड रिलेवेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये AI बेस्ड एप्लीकेशंस भी गलत आउटपुट प्रोवाइड करेंगी, राइट।
देन आप ऑनलाइन डाटा कलेक्शन की कोई भी 2 सोर्सेस बता सकते हो, लाइक जैसे वेब स्क्रैपिंग टूल्स है और जो गवर्नमेंट के वेब पोर्टल्स हैं उनको मेंशन कर सकते हो, राइट। नाउ ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूरल नेटवर्क, ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल द लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो हमें पहले न्यूरल नेटवर्क को एक्सप्लेन करना है, तो आप डायग्राम के साथ भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। इट मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, इट वर्क्स ऑन लार्ज डेटा सेट्स एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क, राइट, एंड इट कंटेन्स 3 लेयर्स। तीनों लेयर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर डाटा को कलेक्ट करती है एंड देन उस डाटा को हिडन लेयर्स को पास करती है। हिडन लेयर्स डाटा को प्रोसेस करती हैं एंड देन वो नेक्स्ट हिडन लेयर्स को पास करती हैं। लास्ट हिडन लेयर डाटा को आउटपुट लेयर को पास करती है एंड आउटपुट लेयर डाटा को यूजर को प्रोवाइड करती है, राइट। तो ब्रीफली आप इन तीनों लेयर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अखिल वांट्स टू लर्न हाउ टू स्कोप द प्रॉब्लम फॉर एन एआई प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन हिम द फॉलोइंग, राइट। तो प्रॉब्लम स्कोप करने के लिए हमें पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम को समझने के लिए हम 4W कैनवास यूज करते हैं। तो इसमें आप जो 4Ws हैं, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड देन वी यूज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू समराइज द प्रॉब्लम, टू डिफाइन द प्रॉब्लम, राइट। तो इसमें आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट को बनाकर एंड एक एग्जाम्पल के साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट का यूज बता सकते हो कि इसे हम यूज करते हैं टू समराइज द प्रॉब्लम, टू डिफाइन द प्रॉब्लम, राइट। नाउ नेक्स्ट इज what is the significance of AI project cycle? Also explain in detail about how data acquisition stage is different from the data exploration stage. तो हमें यहाँ पर AI project cycle का significance बताना है कि it's a step by step framework to create an AI project, और इसके सभी stages को बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से stages use होती हैं। एंड देन उनमें हम डाटा एक्विजिशन स्टेज कैसे डिफरेंट है डाटा एक्सप्लोरेशन स्टेज से, वो एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि डाटा एक्विजिशन स्टेज में हम डाटा कलेक्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और डाटा एक्सप्लोरेशन स्टेज में उसी डाटा के अंदर से हम पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं, उस डाटा को एक्सप्लोर करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि उस डाटा के अंदर जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है वो निकाली जा सके, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। राइट नाउ यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स को इन ग्राफ्स में दिखाया गया है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फिगर में कौन सा सुपरवाइज्ड मॉडल है, राइट, और एक्सप्लेन ईच मॉडल गिविंग सुटेबल एग्जांपल, राइट। यानी आपको जो सुपरवाइज्ड मॉडल के 2 टाइप्स हैं उनको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो वी कैन सी ये क्लासिफिकेशन मॉडल है और ये हमारा रिग्रेशन मॉडल है, राइट। इन दोनों मॉडल्स को आप एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हो। नाउ दिस द लास्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर 2 फिगर दी हुई हैं। आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि किस फिगर में कौन सी लर्निंग बेस्ड अप्रोच यूज हुई है, एंड देन उसके बाद उस अप्रोच को एक्सप्लेन करना है, राइट। इफ यू सी फिगर 1 में ये डाटा हम मशीन को प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो इस डाटा के नीचे यहाँ पर लेबल भी लगा हुआ है, दिस इज अ डॉग, दिस इज डॉग, दिस इज अ कैट, दिस इज कैट, राइट। तो लेबल्ड डाटा है, इसका मतलब ये सुपरवाइज्ड लर्निंग बेस्ड अप्रोच है, राइट। आप सुपरवाइज को एक्सप्लेन कर सकते हो, इसके 2 टाइप्स को भी मेंशन कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर आप देखोगे जो डाटा है उसमें लेबल नहीं है, अनलेबल्ड डाटा है, इसका मतलब ये अनसुपरवाइज्ड मॉडल है, राइट। आप अनसुपरवाइज्ड मॉडल को यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन मेंशन इट्स 2 टाइप्स, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।